लेकिन है भी चला बहुत बढ़िया चीज। हमारे समाज में हमको लगता है अगर सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट किसी को दिया जाता है तो गुरु, उससे ज्यादा रिस्पेक्ट किसी को नहीं है। मतलब माए, बाबूजी या गुरुजी, इसके अलावे चौथा भाई को। ये तीसरे दुनिया से आया है। भाई भाई का तो लोग खून करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे जब तक शादी नहीं हुआ है ना, तब तक तो तोहर भाई के लिए तू जान दे देगा, वो तोरा लिए जान दे देगा। आज शादी हो जाएगा तो वो तोहर जान ले लेगा, नहीं तो तू ओकर जान ले लेगा। हाँ, नहीं नहीं, वो दोनों अलग अलग बात है। शुरू करें। ये पंखा अभी के अभी एगो मंगवा के क्लास के बाद चेंज करवा दो। पंख क्या चल रहा है इसमें? पं- हाँ हाँ हाँ। बाप रे बाप, पब्लिक का डिमांड। होगा होगा होगा। ये तो फिर, ये तो फिर गलत बात हो जाएगा। तब तुम लोग हमको बेइज्जत कर रहा है। कर लो अगर यही सही लगता है, और नहीं लगता है तो चुप हो जाओ। तो छोटा करवा देंगे एकदम बहुत जल्द। ऊपर में पानी का कोई व्यवस्था करवाओ यार। अच्छा करवाते हैं। गर्मी के टाइम है, प्यास लग रहा होगा। अच्छा वो बोतल पानी का लेके कहीं नहीं आता है, खत्म हो जाता है। अच्छा ये पंखा पहले बदलवाओ, और पानी का ऊपर में व्यवस्था हो जाएगा, एकदम एकदम करवा देंगे। इधर इधर अभी पढ़ाने का टाइम है, आप ध्यान देना। कहते हैं कार्य एक अदिश राशि है, बल और विस्थापन का गुणनफल अदिश गुणनफल कार्य कहलाता है। सही है ना? W बराबर होता है, W बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। W बराबर क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। एकदम अभी करवा ही देना, न तो कल इसी टाइम ये लोग फिर हमको बेइज्जत करेगा। हाँ, एगो यहाँ भी पंखा, वहां बाद में भी लगेगा, ये चेंज करा, न तो कल इस टाइम ये लोग हमको बेइज्जत करेगा। हाँ सब जगह 3 को लगवा दो, 1 2 3। अरे यार, यहाँ, हाँ सब जगह लगवा देते हैं। W बराबर क्या होता है चला? एफ एस कॉस थीटा। सही है ना? एक बात बताओ चला, कार्य सदिश है कि अदिश है? और इसका एसआई मात्रक क्या है? जूल। इसका सीजीएस मात्रक क्या है? अर्ग ना। और जूल जो होता है चला, ये फॉर्मूला होता है, जूल बोले तो के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। यही ना होता है? जूल बोले तो के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सही है? बहुत बढ़िया बात। अब कार्य धनात्मक ऋणात्मक और जीरो तीनों होगा। घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, और अगर बल और विस्थापन दोनों समान दिशा में होगा तो कार्य महत्तम होगा। याद है ना? बल और विस्थापन अगर समान दिशा में होगा तो कार्य क्या होगा? महत्तम। कुली बोझा लेकर जा रहा है, कार्य जीरो। क्यों? थीटा 90। थीटा कितना डिग्री? 90 डिग्री। और अगर कोई आदमी खड़ा है तो कार्य जीरो, क्योंकि विस्थापन जीरो। सही है ना? यहां तक तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था। अब देखिए, हम बोले थे सवाल में अगर आपको थीटा नहीं दिया हुआ रहे ना तो थीटा को खोजने की जरूरत नहीं है। अगर किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल, कितना न्यूटन का बल, क्षैतिज से कितना डिग्री के कोण पर आरोपित होता है, और वह वस्तु क्षैतिज से 5 मीटर विस्थापित होता है, एस का मान कितना है? 5 मीटर। तो किया गया कार्य क्या होगा? तो डब्ल्यू बराबर होता है, एकदम सिंपल है, एफ एस कॉस थीटा।
W बराबर F, F का मान कितना है 10 इंटू S 5 इंटू कॉस थीटा, कॉस 30 तो जाएगा 50 इंटू √3 या बटा 2 जूल इज द आंसर। सही है ना। चला सबसे ज्यादा इसी चैप्टर से सवाल पूछा जाता था। इस बार लगभग 100 सिटिंग में एग्जाम हुआ, 100 का 150 पौने 200 सिटिंग में, एको सिटिंग में एको क्वेश्चन ने पूछा। अब तुम कहोगे क्या सर इसको सिलेबस से बाहर कर दिया गया है? अब पिछले बार जब आप जाओगे तो हर सिटिंग में 3 से 4 क्वेश्चन पूछा, 2-3 क्वेश्चन हर सिटिंग में था, ठीक है, और हर एग्जाम में पूछा जाता था। इस बार एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से ना ग्रुप डी में पूछा, जितना लगभग 100 प्लस सिटिंग हुआ किसी में नहीं पूछा। आप बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि इस बार जो एग्जाम हुआ था उसमें 9th-10th का जो एनसीईआरटी था वहीं से सवाल पूछा गया, बाकी को छोड़ दिया गया, कंप्लीट छोड़ दिया गया। आप बोलोगे ऐसा क्यों हुआ? अब पहले ऐसा होता था कि एक ही सिटिंग में इससे 3 क्वेश्चन रहता था। पिछले बार का एएलपी ग्रुप डी अगर आप उठा के देखिएगा तो ऐसा इसलिए हुआ चला कि कोई इसमें जो हुआ होगा, जो हम अंदाजा लगा रहे हैं कि कोई अधिकारी होगा जिसको ये बोलना होगा कि कहाँ से सवाल पूछे जाएं, उस पर उसको डिसीजन लेना होगा। तो कोई गया होगा पूछने की सर क्वेश्चन ग्रुप डी का सेट करना है, कहाँ से करें? वो बोल दिया होगा एनसीईआरटी 9वां-10वां कर न दो, यही बात आदेश हो गया, वो साइन करवा लिया और उतने से क्वेश्चन सेट कर दिया, न इधर गया न इधर गया, जबकि सिलेबस में ही कंप्लीट था, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। लेकिन चला अब किस बार क्या होगा अगर कोई गारंटी नहीं है। ये कंप्लीट गलत ट्रेंड हो गया ग्रुप डी में, जो पहले कभी नहीं होता था। अब आगे ऐसा नहीं होगा क्योंकि अधिकारी बदलते रहते हैं, कोनो पगला आ जाता है कुछ बोल देता है। अब चला वो तो भोगना तो सबको ना है। अब तुम समझोगे एक चैप्टर नहीं है, फिजिक्स से 7-8 चैप्टर गायब कर दिया। अब सबसे ज्यादा सवाल अगर कहीं से पूछा गया तो लाइट है, और आज 6 गो क्वेश्चन पूछा गया, मतलब 25 गो अगर क्वेश्चन पूछा गया तो उसमें 6 क्वेश्चन लाइटे से था, लाइट और मैग्नेट से मिला के 9 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन सबके सिटिंग में था। मतलब बाद वाला जो एग्जाम हुआ जिन बच्चों का, वो खाली यही 2 चैप्टर पढ़ के गया और कुछ रिएक्शन पढ़ के चला गया, तो 14-15 क्वेश्चन बना दिए 3 चैप्टर से। तो कभी कभार ऐसा ट्रेंड हो जाता है, तो उसको नहीं देखना इस बार कि पूछा नहीं है तब नहीं पूछेगा, कुछ हो सकता है। जैसे पिछला बार इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्वेश्चन एएलपी में नहीं पूछा, 2 गो पूछा, जबकि पूछना था 7 गो। पूछना कै गो था? 7 ने 12 गो क्वेश्चन पूछना था, 16 चैप्टर मिला के 40 क्वेश्चन पूछना था। 6 चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछा, 16 चैप्टर से कितना पूछना था? तो एक चैप्टर से कितना पढ़ा? 16 दूनी 32, 3 क्वेश्चन मान लो, 3 क्वेश्चन 2.5 मान लो। आज 6 चैप्टर इंजीनियरिंग ड्राइंग का था इसमें, तो 2.5 के हिसाब से 6 दूनी 12, 3 15 पूछना चाहिए। हर सिटिंग में 2 को पूछा। किया क्या? हीट जो था, हीट इस 10 जो बच गया उसमें से हीट एक चैप्टर था, उसमें 16 क्वेश्चन पूछ दिया, खाली न्यूमेरिकल है। तो चला इसलिए ध्यान रखना है कि कब क्या हो जाएगा और कोई माई बाप नहीं है। अगर किसी वस्तु, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें तो थीटा था। अगर किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल, कितना न्यूटन का बल? एफ का मान कितना है? और वह वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होता है, तो किया गया कार्य का मान क्या होगा? चला ध्यान दो, वह वस्तु बल की दिशा में, जिधर बल लगा रहे हैं उधरे विस्थापित हो रहा है, तो एंगल कितना डिग्री? 0 डिग्री ना। तो W बराबर हो जाएगा FS cos थीटा। F का मान कितना है? S का मान कितना है? 5 cos 0 ना, 50 जूल इज द आंसर। बोलो। अब कहता है ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जैसे मेरी जो कार्य करने की क्षमता है, आप पढ़ते भी आ रहे होंगे, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, नहीं पढ़े हैं? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, दोनों में अंतर है।
पिछले बार एलपी के टाइम में वो बंगाली इसी में गलती करके चला आया था। उसका रिजल्ट चला मात्र 2 नंबर से नहीं हुआ था, जिसमें एक क्वेश्चन ही होता। वो गलती क्या कर दिया, उससे पूछा कार्य करने की दर, देखना पिछला एलपी में पूछा है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। वो लड़का, क्योंकि लड़का तो रटले रहता है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। वहां गया पूछा कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, दर को शक्ति कहते हैं, ऊर्जा मार दिया, मामला गड़बड़ा गया। कार्य करने की क्षमता और कार्य करने की दर में अंतर है। कार्य करने का दर मतलब हो गया कार्य बटा समय, किसी भी चीज का दर मतलब बट्टा में क्या, समय। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, चला ऊर्जा। सबकी अपनी अपनी कार्य करने की क्या होती है, क्षमता होती है। अब ऊर्जा की अगर हम बात करें तो ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है, और जितनी भी प्रकार की ऊर्जाएं हैं, चाहे वो रासायनिक ऊर्जा हो, चाहे वो सूर्य की ऊर्जा हो, चाहे वो ऊष्मीय ऊर्जा हो, चाहे वो यांत्रिक ऊर्जा हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की ऊर्जा होगी, ध्वनि ऊर्जा हो, ऊष्मा ऊर्जा हो, सबका सही मात्रक जूल और सीजीएस मात्रक अर्घ है। सबका सही मात्रक क्या है, जूल, और सीजीएस मात्रक क्या है, अर्घ है। सबका किसी भी प्रकार का बल होगा उसका सही मात्रक न्यूटन होगा, ये ध्यान रखिएगा। किसी भी प्रकार का बल होगा उसका SI मात्रक न्यूटन होगा, और किसी भी प्रकार का ऊर्जा होगा उसका SI मात्रक जूल होगा। बोलो न रे, और सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा, अर्घ। यानी कार्य और ऊर्जा दोनों का SI मात्रक जूले है। बोलो न रे, कार्य और ऊष्मा दोनों का SI मात्रक जूल। देखो किसका किसका जूल है, ऊष्मा, ऊष्मा, कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, कार्य, ऊर्जा, ये तीनों किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, ये तीनों का SI मात्रक जूल और सीजीएस मात्रक अर्घ। लिख लो कहीं पर, कार्य, ऊष्मा और ऊर्जा तीनों का SI मात्रक जूल है और सीजीएस मात्रक अर्घ है। तीनों का SI मात्रक क्या है, जूल, और सीजीएस मात्रक क्या है, अर्घ। सब अदिश है, ये सब क्या है, चला अदिश राशि है। कोनो प्रकार का ऊर्जा होगा तो अदिश होगा, रासायनिक ऊर्जा, भौतिक ऊर्जा, कोनो ऊर्जा। तो ध्वनि ऊर्जा उसका भी, वो भी अदिश होगा, उसका भी SI मात्रक जूल और सीजीएस मात्रक क्या होगा, अर्घ। बताइए सभी प्रकार की ऊर्जा का SI मात्रक क्या होगा, जूल, और सीजीएस मात्रक क्या होगा, अर्घ। सभी प्रकार की ऊर्जा क्या है, ऊर्जा का कोई दिशा होता है हो, और ऊर्जा का दिशा होता तो अलग अलग लोगों की ऊर्जा अलग अलग दिशा में होती। अब देखो ऊर्जा विभिन्न प्रकार का होता है, जैसे द्रव्यमान ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ये सब ऊर्जा के क्या हैं, प्रकार हैं। यांत्रिक ऊर्जा को हम लोग मेनली पढ़ने वाले हैं। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार का, अरे तो इधर देखो ना, चला तुम लोग पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, जरा पढ़ने में मन लगेगा ये सब फालतू काम नहीं देखेगा। यहां भी बैठ के कह रहा है कि सर बंद हो गया। यांत्रिक ऊर्जा बंद हो गया है, आया कि नहीं, कोई बात नहीं, इधर देखो। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार का, एक होता है स्थितिज ऊर्जा और एक होता है चला जी गतिज ऊर्जा, है ना। स्थितिज ऊर्जा होता है स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है, जैसे मान लीजिए मोबाइल है और अभी इसके ऊपर हम गिरा दें
फूट जाएगा? नहीं फूटेगा। अब ये मोबाइल है, हम इसके ऊपर गिरा दें, इसके माथे के ऊपर, तो फूटेगा कि रहेगा? माथा फूट जाएगा इसका, मोबाइलो हमारा फूट जाएगा। एक बात बताओ, अगर ये मोबाइल को हम नीचे रख दें तब ये कुछ कर पाएगा ये मोबाइल? इसका मतलब इसकी स्थिति के कारण इसमें कार्य करने की क्षमता है? बोलवे नहीं करेगा। अगर हम पत्थर को नीचे रख दें तो कार्य कर पाएगा? लेकिन पत्थर किसी के सर के ऊपर अगर रखे छोड़ देंगे तो कार्य कर जाएगा। इसका मतलब पत्थर की स्थिति के कारण उसमें कार्य करने की क्या है? क्षमता है, जिसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अगर कोई दौड़ रहा है, मान लीजिए कि हम दौड़ रहे हैं बहुत तेजी से, अब मेरे सामने में कोई बड़ा सा कुर्सी आ जाए, तो हम दौड़ेंगे चला तो मेरे में कार्य करने की क्षमता है कि हम उसको हटा देंगे? बोलन रे, हम अभी खड़े हैं, कुर्सी हटेगा? तो मेरी गति के कारण जो मेरे में कार्य करने की क्षमता आती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहेंगे। स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। नहीं समझा? किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा, और किसी वस्तु की स्थिति में के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा। इसके स्थितिज ऊर्जा को हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी शॉर्ट में हम लोग पीई कहते हैं, इसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। शॉर्ट में इसको के ई कहते हैं। क्या कहते हैं चला? पोटेंशियल एनर्जी बोले तो पीई, काइनेटिक एनर्जी बोले तो के ई ना। बोलो। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, सुना भी होगा आपने। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। सबको इतना पूछता है कि सबको रट ले है। mgh और हाफ mv²। m द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है जिसका वैल्यू 9.8 या 10 होता है। h पृथ्वी के सतह से हाइट है, h पृथ्वी के सतह से क्या है? ऊंचाई। और काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² में m द्रव्यमान है और v वेग है। m द्रव्यमान है और v क्या है? वेग। तो चला एक बात बताइए, वेग के कारण जो ऊर्जा होगा उससे गतिज ऊर्जा, पृथ्वी के सतह से ऊंचाई यानी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होगा उससे स्थितिज ऊर्जा। स्थिति का मतलब पृथ्वी के सतह से ऊंचाई। बोलन रे, अगर कोई बॉल पृथ्वी के सतह पर रखा है तो h का मान 0 हो जाएगा, इसका मतलब उसमें कोई ऊर्जा नहीं होगा। अगर कोई अस्थिर है तो उसमें वेग का मान 0 हो जाएगा, इसलिए उसमें गतिज ऊर्जा नहीं होगा। h क्या है? कहां से ऊंचाई? कहां से ऊंचाई? पृथ्वी के सतह से ऊंचाई। बोलो न रे। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार का? 2 प्रकार। या यांत्रिक ऊर्जा बराबर कभी कभी कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी या प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, दोनों को मिला के हम लोग कौन ऊर्जा कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। कौन कौन ऊर्जा मिला के? अब देखो, यांत्रिक ऊर्जा मुख्यतः कितने प्रकार की? 2 प्रकार। पोटेंशियल एनर्जी हाइट के कारण और काइनेटिक एनर्जी किसके कारण? गति के कारण। यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार का, एक गतिज ऊर्जा और दूसरा क्या? स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर कौन ऊर्जा? यांत्रिक। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर कौन ऊर्जा? यांत्रिक। अब देखो, गतिज ऊर्जा किसको कहते हैं? किसी वस्तु में गति करने वाली वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। गति करने वाली वस्तु में कौन ऊर्जा? m द्रव्यमान की कोई वस्तु अगर v वेग से गतिशील है तो काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला क्या होगा? हाफ mvf। m द्रव्यमान का पिंड अगर v वेग से गतिशील है तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। अब देखो चला, एक होता है द्रव्यमान ऊर्जा, इसके बाद हम लोग स्थितिज ऊर्जा को भी पढ़ेंगे। द्रव्यमान ऊर्जा क्या होता है? द्रव्यमान के कारण जो ऊर्जा होता है, इसको आइंस्टाइन ने दिया था, E बराबर mc²। सुने हो?
E बराबर mc स्क्वायर जो है ये किसने दिया था? अभी चला देखो कितना इंटरेस्टिंग है कि आप परमाणु बम सुने हैं? सुने हैं? परमाणु बम में लोग कहता है कि फूट जाएगा ना तो गड़बड़ा जाएगा, तो, मतलब फूट जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन चला फूटेगा तो गड़बड़ नहीं होगा, महा गड़बड़ हो जाएगा। अब महा गड़बड़ देखो क्या होगा कि अगर परमाणु बम फूटा, परमाणु बम ई बराबर एमसी स्क्वायर पे काम करता है, अगर फूटा तो 1 करोड़ डिग्री सी टेम्परेचर जनरेट होगा। कितना डिग्री सी? अब तुम समझो कि परमाणु बम से 1 करोड़ डिग्री सी टेम्परेचर जनरेट होगा और 100 डिग्री सी पर पानी खोलने लगता है, 1200 पर लोहा खोलने लगता है, 3380 डिग्री सी पर हार्डेंड मटेरियल टंगस्टन खोलने लगता है। कितना पर? कितना चल जाएगा? एक, समझ रहा है, 250 पे आदमी पिघल जाएगा। कितना पर? 250 डिग्री सी पर आदमी पिघल जाता है, 100 डिग्री सी पर पानी खोलने लगता है, 1200 पर लोहा पिघल जाता है और 3300 डिग्री सी अप्रॉक्स पर हार्डेंड मटेरियल टंगस्टन पिघल जाता है। और उसका टेम्परेचर कितना होगा? 1 करोड़ डिग्री सी। तो लोग जो कहता है परमाणु बम फेंकिए देगा तो की होगा, फेंक देगा तो की होगा, तू अंदाजा लगा सकता है? कि जितना आपको घर उर देख देख रहे हैं, पंखा तंखा जकरा लिए आपको समस्या है, उस सब नदी के समान बहने लगेगा। और उसका वेग कितना होगा? 1 करोड़ मीटर पर सेकेंड। आप समझिए गाड़ी 120 किलोमीटर पर आवर से चलाते हैं, हवा से बात करने लगता है, वो 1 करोड़ किलोमीटर पर सेकेंड से आपके पास आएगा। और उधर क्या देख रहा है? और कितना डिग्री सी टेम्परेचर जनरेट होगा? 1 करोड़ डिग्री से। और इचला आप समझिए 5000 ट्रक कोयला जला के जितना उष्मा मिलेगा उतना आधा किलो यूरेनियम से मिल जाता है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका ये सब बहुत आगे है, क्योंकि उसके पास यूरेनियम का भंडार है। जैसे आप यहाँ पर जो ऊर्जा खपत करते हैं, बिजली बिल देते हैं, 9 साढ़े नौ रुपया यूनिट है कमर्शियल। तो हमको लगता है उससे ज्यादा भी बढ़ गया होगा, हमेशा बढ़ते ही रहता है। 9.5 रुपया यूनिट है। यही आप जापान चले जाओगे वहां 0.001 पैसा प्रति यूनिट है। मतलब पूरा साल बिजली जलाओगे तो मुश्किल से 100-150 के बिल आएगा इंडियन रुपीज में। तो वो लोग बिजली का ज्यादा यूज कर पा रहा है, हम लोग बिजली का यूज कम कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग 9.5 रुपये यूनिट चलाते हैं। उसके पीछे का रीजन है ई बराबर एमसी स्क्वायर। वो लोग नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर परमाणु रिएक्टर से बिजली पैदा करते हैं, जिसमें यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। हम लोग जो है कोयला से बिजली पैदा करते हैं, पानी से बिजली पैदा करते हैं। तो हम लोगों को चला कोयला बहुत ज्यादा महंगा है, मतलब ज्यादा कोयला देते हैं कम उष्मा निकलता है। लेकिन यूरेनियम में क्या है, कम यूरेनियम देते हैं ज्यादा उष्मा निकलता है। वो लोग यूरेनियम यूज करता है और हम लोग क्या यूज करते हैं? कोयला। आप तुम समझ लो कि पूरा पटना में जितना ट्रक लगाना है लगा दो कोयला भर के, 1 किलोग्राम यूरेनियम फोड़ दो, ओकरा में आग लगाने के बाद जितनी उष्मा निकलेगी 1 किलोग्राम यूरेनियम में उससे ज्यादा उष्मा निकलेगी 1 किलोग्राम में। आप बोलो ना कैसे? ई बराबर एमसी स्क्वायर, अगर द्रव्यमान का मान 1 दे दें, द्रव्यमान का मान कितना दे दें, और सी स्क्वायर बोले तो 3 × 10⁸ एक और होल स्क्वायर। अरे सी प्रकाश का वेग है, एम द्रव्यमान है, तो सी हो गया प्रकाश का वेग जो होता है 3 × 10⁸। अब एक अगर करोगे तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻16 जूल। पावर पे पावर गुना न होता है, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 8 दूनी 16। अब तुम समझो 9 × 10⁻16 जूल का क्या मतलब हुआ, बढ़िया से समझना। 10⁻5 होगा तो 1 लाख जूल, 10⁻6 कितना, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, लगा लो ट्यूशनिया मास्टर के जितना अरब नील लगाना है, 16, तब ओकरा में गुना 9। 1 किलोग्राम यूरेनियम से इतना उष्मा निकलता है, बहुत ज्यादा नहीं हो गया? कितना किलोग्राम से?
1 किलो। और ये चला तुमको 5-10 हजार ट्रक कोयला जलाओगे तो इतनी उष्मा नहीं मिलेगी, इतनी उष्मा नहीं मिलेगी। तो हम लोग जो चला यूज करते हैं वो कोयला वाला बिजली है, और जो अमेरिका या जापान लोग यूज करता है वो इसका बिजली है। जो काम हम लोग 10 हजार ट्रक कोयला जला के करते हैं वो काम वो 1 किलोग्राम यूरेनियम में कर लेता है। आप कहेगा हम लोग काहे नहीं कर पा रहे हैं? एक तो हम लोग उसका रेडिएशन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उससे अल्फा बीटा और गामा किरण निकलता है जो चमड़े के लिए हानिकारक है, कैंसर जैसे रोग हो सकते हैं। अब दूसरा कि वो लोग समुद्र के किनारे बसे शहर हैं, समुद्र के किनारे बसे शहर है तो लीकेज वगैरह अगर होता है तो समुद्र में डंप कर देता है। ठीक है, हम लोग नहीं कर सकते। अब पता चला यहाँ पटना में न्यूक्लियर रिएक्टर रखेंगे, फूट गया तो 1 करोड़ डिग्री सी टेम्परेचर तुरंत आंख के सामने दिखाई देगा, तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए हम लोग उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हम उसके यूज की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय मोदी जी उस पर काम कर रहे हैं। मोदी जी को ये सब चीज से क्या लेना देना, वो राम मंदिर बना रहे हैं, है ना? हाँ, राम मंदिर से रोजगार मिलेगा पंडित लोग को, ये वो नया ठगने का धंधा। कभी जाना तुम इधर देवघर, सब पंडित सब बैठ के ठगते रहता है, महा ठग। मतलब हमको उधर ले गया, बोलता है कि आप तो अपने जात भाई हैं, आपको चलिए उधर से लेके चलते हैं। तो हमको लगा कि चलो जात का फायदा कहीं तो मिल रहा है, ठीक ना? तो मम्मी पापा सब आदमी हम लोग उधर से गए कोपचा से। बाद में कहता है 5 हजार। हाँ नहीं, हमको बोला बाबा को कुछ दीजिए, सीधा ऊपर जाएगा उनके पास। यार साला इधर से कैसे जाता है? तो हम बोले कि 3 हजार रुपये हम दे दिए। बोलता नहीं बाबा कम से कम 5 हजार लेगा। हम बोले अरे साला बाबा ये 5 हजार लेगा। फिर क्या कहता है बाबा को, फिर मम्मी थी पापा थे तो हम क्या फालतू का जिद करते, अच्छा भी नहीं लग रहा था। हम उसको फिर 1 हजार और दे दिए। बोला नहीं बाबा या तो पूरा के लेगा नहीं तो नहीं लेगा। हम बोले अब तो ट्रांसफर हो गया बाबा, गूगल पे हो गया। तो फिर बाबा जो है बोला हम फिर 1 हजार दिए। फिर कहता बाबा को खाने के लिए कुछ दो। तो साला कैसन धुर्त है ये? कहता बाबा को खाने के लिए कुछ दो, बाबा आज तेरे नाम का भोग लगाएगा। हम बोले हाय रे पगला। हम बोले मेरे नाम का भोग बाबा नहीं लगाएगा, बाबा बाबा आज अपने पैसे का खाएगा, ठीक ना? फिर मम्मी लोग तो तुरंत ना मतलब इमोशनल हो जाती है, तुरंत उसको जो है 100 टका मम्मी दे रहे थे। नहीं बाबा इसमें नहीं हो पाएगा, बाबा का बच्चा भी है, बाबा 500 लेगा। फिर जब वो दे दिए उधर से वो सांप बला को बुला लिया, वो या महादेव का भक्त, महादेव के रक्षक, नाग देवता को दीजिए। हमले सब साला पहले बताता तुम, अगला भी प्रोसेस है। जब वो दे दिए, यहाँ का बात बता रहे हैं, ये सुल्तानगंज का। फिर उधर से जब बैठल थे ना तो जिस चौकी पे रखाया था सामान, बाबा को चौकी वाला को भी देना पड़ेगा। कैसन पागल है, इतना ही लोग धर्म जाल बनेले है चला, खाली डरा डरा के लोग डर जाता है, लगता है सांप को कहीं नहीं देंगे कहीं शंकर जी नाराज ना हो जाए, बाबा को कहीं नहीं देंगे बाबा भूखा तो मतलब जुल्म हो जाएगा। तुम लोग पहले से बना के रखा है, ब्राह्मण अगर तुम्हारे दरवाजे पर से भूखे चला गया बहुत बड़ा पाप लगेगा। पहले ये तो देखो कि कितना बड़ा पापी है। कुछ कुछ तो ऐसा होता है जब मुंह में लाठी ठूसने का मन करेगा तुम। सब ही ऐसा न जाल बनेले है चला कि अगर तुम फंसोगे ही फंसोगे, तो सीधे वहां का दर्शन करवाएगा। अब सोचो ओकरा पैसा देंगे वहां जाएगा, ये तो मूर्ख वाला बात है, फालतू वाला बात है। अभी नया राम मंदिर बना, कभी चल जाओ तुम काशी विश्वनाथ, लगता है जेब से छीन लेगा पैसा। ये ऐसा बाबा होता है, उस सब पे चला गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए। फालतू की मंदिर बनाइए आप ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ यूनिवर्सिटीज भी बनाइए, पटना एम्स जैसा संस्थान 5 को खोलिए। मंदिर भगवान राम की कहते हैं, तथास्तु ठीक हो जाएगा, करके दिखाई दमरा ठीक। सब फालतू की बात, बीजेपी वाला सब खाली सपोर्ट में रहता है मंदिरे के। हाँ हाँ, एगो दरभंगा एम्स कब से सुन रहे हैं,
E बराबर mc स्क्वायर, सही है ना। चला, तो ये देखो, ये द्रव्यमान से ऊर्जा का निर्माण होता है। द्रव्यमान से किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का। तो इसको हम लोग द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहते हैं। अब देखो, कहते हैं प्रत्येक द्रव्यमान, प्रत्येक द्रव्य में उसके द्रव्यमान के कारण उसमें ऊर्जा संचित होता है, जिसे कौन ऊर्जा कहते हैं? द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं। और इसका फॉर्मूला है ई बराबर एम सी स्क्वायर। अब कभी कभी पूछ देता है ई बराबर एम सी स्क्वायर कौन दिया? आइंस्टाइन। किसने दिया? ई बराबर एम सी स्क्वायर कौन दिया था? चला, आइंस्टाइन ने दिया था। ई क्या है? पदार्थ में निहित ऊर्जा। एम क्या है? और सी क्या है? प्रकाश का वेग। आइंस्टाइन द्वारा दिए गए द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है ई बराबर क्या? एम सी स्क्वायर। इसे आपेक्षिकता का सिद्धांत अथवा सापेक्षिकता का सिद्धांत अथवा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहा जाता है। आइंस्टाइन ने चला अपने किताब में लिखा है कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती है ई बराबर एम सी स्क्वायर। अगर वो ये थ्योरी नहीं देते तो नाभिकीय रिएक्टर परमाणु बम का खोज कभी नहीं होता। अब खोज कभी नहीं होता तो इतना बड़ा जो तबाही मचता है युद्ध से, वो कभी नहीं होता। जापान पे जब गिराया गया था तो उस टाइम ये स्टेटमेंट जो है उनके बुक में आया था कि मेरे लाइफ की सबसे बड़ी गलती है ई बराबर एम सी स्क्वायर। क्योंकि अभी देखो ना, पाकिस्तान जैसा देश भी किसी को डरा देता है फोड़े की। वो तो शुद्ध माना नेपाल उपाल के पास नहीं है न तो। अच्छा, पाकिस्तान में गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई जाके स्विच दबा देगा, मामला गड़बड़ा जाएगा। तो अभी देखो, पुतिन, पुतिन पागल हो गया है। अब वो खाली जो है युद्ध 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 करता है। अब वहां का जनता जो है परेशान है। अब किसी सैनिक को अगर आप बना दीजिएगा राष्ट्रपति, तो युद्ध की बात ज्यादा करेगा। गांव घर में नहीं देखता सैनिक उनिक जो आते हैं बॉर्डर पर से, की बोला रे, ओकर को अलगे ताव रहता है, वो केकरो से भिड़ान दे देता है। क्योंकि वो बेचारा भारत माँ की रक्षा के लिए वहां उसी तरह के लोग चाहिए। लेकिन देश में राष्ट्रपति उस टाइप का अभी क्या कर रहा है? यूक्रेन पे अनाधुन परमाणु बम छोड़ा जा रहा है। परमाणु बम नहीं छोड़ता, वो छोटे छोटे परमाणु मिसाइल्स छोड़ता है। अब चला, छोटे छोटे मतलब हेतनों बड़का है तो समझ रहा है ना, 1 किलोग्राम पटका तो वो क्षेत्र जो है तबाह हो जाए। तो कहने का मतलब ये, आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि आइंस्टाइन को जो नोबेल मिला था वो किस चीज के लिए मिला था? किसके लिए? सापेक्षिकता के सिद्धांत के लिए, जो कि गलत हो जाएगा। इसके लिए उसको नोबेल नहीं दिया गया था, उसको नोबेल दिया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। किसके लिए? उसको नोबेल दिया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। आइंस्टाइन ने कहा था कि हम प्रकाश से विद्युत निकाल देंगे, और निकाले भी थे। किससे विद्युत निकाले थे? आप पढ़िएगा मॉडर्न फिजिक्स में, ये हम पढ़ाएंगे ये थ्योरी कि उनको नोबेल क्यों मिला था और कैसे मिला था। सापेक्षिकता के सिद्धांत के लिए उनको नोबेल नहीं दिया गया। किसके लिए दिया गया था? प्रकाश से उन्होंने विद्युत पैदा कर दिया। जो सूर्य का प्रकाश है उससे विद्युत पैदा कर दिया। ये जो सोलर प्लेट अभी आप देख रहे हैं ना, ये सब केकर देन है? आइंस्टाइन का देन है। तो उसके लिए उनको नोबेल दिया गया था। नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा इस द्रव्यमान ऊर्जा से ही प्राप्त होता है। जितना परमाणु बम है, न्यूक्लियर रिएक्टर है, सब इसी से प्राप्त होता है। आपका था कुछ प्रमुख प्रकार की ऊर्जाएं जिसका कोई काम नहीं है, खाली थोड़ा सा देख लो। एक चला बताइए, सूर्य की ऊर्जा से एक क्वेश्चन आता है। सूर्य की ऊर्जा हम लोग डायरेक्टली यूज कर पाते हैं, ये प्रत्यक्ष स्रोत है कि अप्रत्यक्ष है? और दूसरा, अगर आपको कहेगा सबसे विशाल स्रोत ऊर्जा का, तो सूर्य की ऊर्जा। कौन ऊर्जा? कौन ऊर्जा? तो कभी कभी पूछ देता है कि बताइए सूर्य की ऊर्जा डायरेक्ट स्रोत है कि इनडायरेक्ट है? तो कहेंगे डायरेक्ट है। कहेगा सबसे विशाल स्रोत कौन है? सौर ऊर्जा। सूर्य की ऊर्जा को हम लोग सौर ऊर्जा के नाम से जानते हैं। सौर ऊर्जा, हमारे सौर मंडल में ऊर्जा का सर्वाधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत कौन है? सूर्य है। अब सूर्य की ऊर्जा में प्रदूषण भी नहीं होता है। प्रदूषण रहित ऊर्जा अगर आपको कहेगा तो उसमें सबसे प्रमुख कौन होगा? सौर ऊर्जा। एक लाइन लिख लीजिए, प्रदूषण रहित ऊर्जा, प्रदूषण रहित ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा है। प्रदूषण रहित ऊर्जा
किसकी ऊर्जा है? अब चला, ये जो नाभिकीय ऊर्जा है, ये केमिस्ट्री में आप जाइएगा तो एक चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे, न्यूक्लियर एनर्जी, जहां परमाणु बम पढ़ाएंगे हम आपको, नाभिकीय रिएक्टर पढ़ाएंगे, अणु बम पढ़ाएंगे, तो वहां हम आपको ये चीजें एक्सप्लेन करेंगे। वैसे यहाँ परमाणु का नाभिक भी ऊर्जा का भंडार है, इसका विखंडन अथवा संलयन आप पढ़े होंगे, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन से ऊर्जा प्राप्त होता है। इसी आधार पर परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन बम इत्यादि बनाए जाते हैं, लेकिन इसको हम लोग चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे खूब अच्छे से। ध्वनि ऊर्जा, ये भी एक चैप्टर है साउंड, उसमें हम लोग इस पर बात करेंगे। ध्वनि एक प्रकार का कंपन है, क्या है चला? जैसे यहां पर आप साउंड बॉक्स लगा दो, सभी चीजें हिलने लगेंगी, लेकिन बताओ ऊष्मा एक प्रकार का कंपन है क्या? आप आग लगा दीजिएगा, कुछ हिलेगा? नहीं हिलेगा। तो ध्वनि एक प्रकार का कंपन है जिससे हमें सुनने की संवेदना प्राप्त होती है, बोलन रे। लेकिन इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे साउंड चैप्टर में, बहुत बड़ा चैप्टर है, टॉप 5 चैप्टर में सबसे बड़ा चैप्टर में से एक है। कहता है यदि कोई विद्युत वस्तु कंपन करती है तो उसके कंपन के कारण ध्वनि उत्पादित होती है। एक क्वेश्चन चला हमेशा रहता है, जो बच्चों को पूछा जाता है और बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं। ध्वनि ऊर्जा जो है ना, ध्वनि ऊर्जा कंपन के कारण, किसके कारण? और ऊष्मा ऊर्जा जो है अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण, अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण। ध्वनि ऊर्जा कंपन के कारण और ऊष्मा ऊर्जा अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण। ये दोनों को हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि चैप्टर में और ऊष्मा चैप्टर में। फिलहाल एक जगह लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। हो गया? ध्वनि किसके कारण? कंपन के कारण। लेकिन इसको हम पूरा, एक चैप्टर ध्वनि है, एक चैप्टर ऊष्मा है। ऊष्मा ऊर्जा जो है अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण। अब देखो, कहते हैं कंपन के कारण ध्वनि उत्पादित होती है जिसमें ऊर्जा निहित होती है। तेज आवाज करती हुई वायुयान के गुजरने से कभी कभी घरों की खिड़कियों के शीशे क्या हो जाते हैं? चटक जाते हैं। किसी के बोलने से भी उत्पादित ध्वनि हमारे कान के पर्दे में भी कंपन करता है, जिससे हम ध्वनि को क्या कर पाते हैं? सुन पाते हैं। एक लाइन में समझिए, ध्वनि एक प्रकार का क्या है चला? कंपन। फिर रासायनिक ऊर्जा, केमिकल रिएक्शन से जो ऊर्जा मिलती है वही रासायनिक ऊर्जा है। लेकिन इस पर एक बड़ा बढ़िया सवाल आता है कि हमारे शरीर में जो भोजन जाता है उससे को हम किस ऊर्जा में बदलते हैं? हमारे शरीर में जो भोजन जाता है उसको हम पहले रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, तब हम लोग उससे यांत्रिक कार्य करते हैं, बोलन रे। गाड़ी जो मोटरसाइकिल वगैरह क्या करता है? रासायनिक, पेट्रोल तो रसायन न है, रसायन ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अब देखो यांत्रिक ऊर्जा का डेफिनेशन क्या है, वो हम आगे वैसे बताएंगे। जैसे यांत्रिक ऊर्जा का डेफिनेशन है वह ऊर्जा जो हमारे मसल्स को आसान पहुंचाए या हमारे मसल्स के द्वारा किया जाए। जैसे अगर आप ऐसे से बेना चला रहे हैं तो यांत्रिक ऊर्जा है। पंखा ये आप चला रहे हैं वो भी यांत्रिक ऊर्जा है, और आप पंखा चल रहा है आपके मसल्स को आराम पहुंचा रहा है, वो भी यांत्रिक ऊर्जा। गाड़ी चल रही है रोड पे, वो यांत्रिक ऊर्जा के कारण। किसके कारण? तो उसमें हम लोग रासायनिक ऊर्जा देते हैं पेट्रोल, और यांत्रिक ऊर्जा मिलता है। कहते हैं रासायनिक ऊर्जा विभिन्न तत्वों और पदार्थों के रासायनिक संयोग या अभिक्रिया से ऊर्जा भी उत्पादित होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा आपके सामने है। प्रकाश, विभिन्न प्रकाश स्रोत, सूर्य, दीपक, विद्युतीय बल्ब आदि से उत्सर्जित प्रकाश में ऊर्जा निहित होती है जिसे प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक सेल, सौर कुकर, हरे पौधे अपना भोजन का निर्माण प्रकाश ऊर्जा से करता है। इस सब का कोई काम नहीं है चला। विभिन्न वस्तुओं के जलने और ऊर्जा के विकिरण, दो सतहों के घर्षण आदि से जो गर्मी ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे हम कौन ऊर्जा कहते हैं? ऊष्मा। बट इस सब का कोई काम अभी नहीं है, क्योंकि हीट चैप्टर आपको पढ़ना है, उसमें पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़े थे चला काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv², पढ़े थे ना? एक लाइन में समझो चला, केमिकल रिएक्शन से जो ऊर्जा होगा रासायनिक ऊर्जा, ध्वनि के कंपन से जो उत्पन्न ऊर्जा होगा ध्वनि ऊर्जा, अब प्रकाश से जो ऊर्जा मिलेगा प्रकाश ऊर्जा, बोलन रे। हीट से जो उष्मा मिलेगा उष्मा ऊर्जा, हीट से जो ऊर्जा मिलेगा उष्मा ऊर्जा। यही मामला है, और कुछ खास नहीं है। सूर्य की ऊर्जा डायरेक्ट स्रोत है, सब प्रत्यक्ष स्रोत है,
और कम प्रदूषण नहीं फैलाता है, और दूसरा चला सबसे विशाल स्रोत है। सही है ना। अगर हम लोग पढ़े हैं अभी काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। एक बात बताइए चला जी, कि अगर आपके पास 10% है, क्या टका है, 40% हो गया, कितना गुना हो गया, 4 गुना, लेकिन बढ़ा 30%। एक मिनट होल्ड ऑन, कहेगा कितना गुना हो गया, ये हो जाएगा 40%, तो 4 गुना हो गया, लेकिन बढ़ा तो 30% न हो, बढ़ा कितना 30%, तो कितना गुना बढ़ गया, 3 गुना। बोलो रे, अगर 10% था 40% हो गया, तो कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया। कितना गुना बढ़ गया, बढ़ा 30% ना, तो हो गया 4 गुना। आप बढ़ गया पूछेगा कितना गुना, तो हो गया से 1 गुना कम होगा, बढ़ गया। आज बताओ, 5% था 20% हो गया, कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया। अब बढ़ गया कितना, 3 गुना। बुझा रे। अब बताओ, ये क्वेश्चन का आंसर 4 की 3। अगर किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो चला इसको दुगुना करोगे तो 4 गुना होगा, होगा 4 गुना, लेकिन बढ़ेगा 3 गुना ना। कर गति ऊर्जा कितनी गुनी बढ़ जाएगी, तो कितनी गुनी बढ़ जाएगी, 3 गुना। नहीं बुझा। अगर इसको 2 गुना कर देंगे तो 4 गुना होगा, हो जाएगा 4 गुना, लेकिन बढ़ेगा 3 गुना ना। बोलो रे। लेकिन कभी कभी चला क्या होता है, नहीं 3 गुना ऑप्शन में नहीं रहता है, आप बढ़ जाएगा पूछेगा तो ये 4 गुना मारना। अभी नए ट्रेंड में देखो क्या हो रहा है, ये तो हम लोग पढ़ा देते हैं, रूल भी यही है, सही भी यही है, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हो गया पूछे कि बढ़ गया पूछे, बढ़े गया आंसर होता है। अभी जो नए, चूंकि जो पूछने वाला है उतना डीप में नहीं जा पाता है, वो सिंपल क्वेश्चन सेट करता है, उसको लगता है यही होगा, जबकि ऐसा नहीं है। पहले के क्वेश्चन ऐसे हुआ करते थे, 4 गुना 3 गुना, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तुमको हो गया पूछे कि बढ़ गया पूछे, तुम होए गया मारना। नहीं बुझा, क्या बुझा। ऑप्शन में अगर रहेगा भी 3 गुना तैयो होए गया मारना, ठीक है ना। अब तुम कहोगे हाँ सर, यहां अगर 4 गुना रहे या 3 गुना रहे, 4 गुना मारना बोर्ड वही सही मान रहा है। ऐसा 20 क्वेश्चन हम देखें, ठीक ना। इसका मतलब हो गया बढ़ गया को इग्नोर करते हुए हो गया को ही मारना है। बोलो रे। अगर तुमको लड़ना नहीं है बोर्ड से तो वैसे रूल ये है कि हो गया 4 गुना, बढ़ गया 3 गुना। बोलो रे। क्वेश्चन आएगा तो अपने देखिएगा। अब चला संवेग, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। अब ऊर्जा चला अलग अलग प्रकार की है, द्रव्यमान ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है, सूर्य की ऊर्जा है, ध्वनि ऊर्जा है, ऊष्मा ऊर्जा है ना। ध्वनि के कारण जो, कंपन के कारण जो ऊर्जा होगा ध्वनि ऊर्जा, ऊष्मा के कारण जो ऊर्जा होगा ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश के कारण जो ऊर्जा प्रकाशीय ऊर्जा, केमिकल रिएक्शन के कारण जो ऊर्जा होगा रासायनिक ऊर्जा। सही है ना। सब प्रकार के ऊर्जा का SI मात्रक जूल, CGS मात्रक अर्ग, और सब अदिश राशि। सही है। यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार का, एक स्थितिज ऊर्जा, दूसरा गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा होता है mgh, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। बोलो रे। आज की कार्रवाई यहीं तक।